आज की ताजा स्थिति के मुताबिक EPS 95 पेंशन योजना में जो बड़े बड़े दावे सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं, उन्हें तथ्य के पैमाने पर परखना जरूरी है। इसलिए मैं साफ और स्पष्ट तरीके से हर एक दावे की पड़ताल करूंगा, ताकि आप किसी भी अफवाह के बहकावे में ना आएं और अपने भविष्य के निर्णय ठोस जानकारी पर ही लें। सबसे पहले यह बात एकदम स्पष्ट कर दूं कि किसी भी तरह का बड़ा बदलाव, जैसे न्यूनतम पेंशन को अचानक वृद्धि देना या योगदान अवधि में कोई छूट देना, केवल तभी मान्य होता है जब वह आधिकारिक रूप से केंद्रीय सरकार के आदेश या राजपत्र या संबंधित मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से घोषित किया गया हो। इसलिए किसी भी अनौपचारिक पोस्ट, वायरल मैसेज या पुराने सिफारिशी दस्तावेज को आज की तारीख का फैसला मानना पूरी तरह गलत होगा और इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए धैर्य से परंतु सतर्कता के साथ आधिकारिक स्रोतों की प्रतीक्षा करें और वही माने जो सरकार ने स्वयं प्रकाशित किया हो। दूसरा, अभी की तारीख को ध्यान में रखते हुए EPS 95 के तहत जो खास खबरें चल रही हैं, जैसे हर पेंशन धारक को कम से कम 7,500 प्रतिमाह मिलेंगे या पेंशन पाने के लिए आवश्यक न्यूनतम योगदान अवधि में 35 या 36 महीनों वाली शर्त को पूरी तरह हटा दिया गया। इन दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें अफवाह की श्रेणी में रखें और तब तक किसी भी तरह के वित्तीय निर्णय पर निर्भर न करें जब तक आधिकारिक नोटिफिकेशन न आ जाए। अब EPS 95 की मूल बातें फिर एक बार संक्षेप में समझ लें, ताकि किसी भी दावे का मूल्यांकन आप स्वयं कर सकें। पेंशन का गणित क्या है, किस प्रकार काम करता है और किन शर्तों पर आप पात्र हो सकते हैं, यह जानना बेहद जरूरी है। EPS 95 स्कीम के तहत पेंशन का इंतजाम नियोक्ता के योगदान के हिस्से से किया जाता है और पेंशन की गणना का आधार आपकी पेंशन योग्य सेवा अवधि तथा औसत पेंशन भोगी वेतन होता है। इसलिए सेवा अवधि और औसत वेतन दोनों का सीधा प्रभाव आपकी मासिक पेंशन पर पड़ता है। इसीलिए किसी भी दावे को आंकने में इन दो बातों को नजरअंदाज न करें। EPFO या संबंधित मंत्रालय द्वारा किसी भी बदलाव के लिए एक तय प्रक्रिया होती है, जिसमें सर्वप्रथम कोई सुझाव या सिफारिश आती है, उसके बाद मंत्रालय स्तर पर विचार होता है, फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी ली जाती है और अंत में इसे राजपत्र या आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। तभी वह कानूनी रूप से लागू माना जाता है। इसलिए किसी भी सोशल पोस्ट या वीडियो को अंतिम निर्णय समझकर फैलाना सही नहीं है और इससे न केवल लोगों को गलत उम्मीदें बनती हैं, बल्कि वे आर्थिक योजनाओं में भी गलत दिशा ले सकते हैं। महंगाई भत्ते, जिसे आम बोलचाल में DA कहा जाता है, का गणित भी मैं सरल भाषा में बताता हूं, ताकि आप समझें कि जब सरकार DA बढ़ाती है तो इसका असर पेंशन धारकों पर किस तरह आता है। DA मूलतः कर्मचारी के मूल वेतन का प्रतिशत है, जो महंगाई के अनुरूप समायोजित किया जाता है और पेंशन धारकों के लिए इसका समकक्ष DR यानी महंगाई राहत होती है। यह संशोधन आमतौर पर जनवरी और जुलाई से लागू होता है और इसकी घोषणा शुरुआत में वित्त या कार्मिक मंत्रालय की ओर से आधिकारिक आदेश के रूप में आता है। इससे पहले केवल अनुमान और मीडिया रिपोर्ट्स पर निर्भर रहना सही नहीं है। अभी के रुझानों और सार्वजनिक आंकड़ों के आधार पर महंगाई का स्तर ऊपर जा रहा है और विशेषज्ञों की सामान्य यह धारणा यही है कि आने वाले संशोधनों में बढ़ोतरी की गुंजाइश है, परंतु यह बताना कि यह बढ़ोतरी कितनी होगी या यह बढ़ोतरी कब तक प्रभावी होगी, केवल अनुमान ही होंगे। इसलिए अपनी अपेक्षाएं आधिकारिक घोषणा तक नियंत्रित रखें और हर अनुमान को अंतिम सत्य न मानें। यहां एक अहम बात और है कि DA बढ़ने से केवल मूल वेतन में वृद्धि नहीं होती, बल्कि कुछ अन्य भत्तों और मिलने वाली सुविधाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि कई भत्ते मूल वेतन और DA के जोड़ के अनुपात के आधार पर तय होते हैं। अतः अगर DA बढ़ता है तो किराया भत्ता और कुछ अन्य लाभ भी बढ़ सकते हैं। इससे कुल लाभ में गंभीर वृद्धि देखने को मिल सकती है, परंतु यह सब तभी सटीक होगा जब सरकार की आधिकारिक नोटिफिकेशन आए। पेंशन धारकों के लिए DA का समकक्ष DR का होने से यह स्पष्ट होता है कि जब भी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ेगा, उसी अनुपात और उसी तारीख से पेंशन धारकों की DR में भी वृद्धि होने का संकेत मिलता है। हालांकि व्यावहारिक तौर पर कुछ मामलों में पूरा भुगतान एरियर के रूप में कुछ महीनों बाद भी दिया जा सकता है, पर वह राशि निश्चित रूप से आमतौर पर भुगतान की जाती है, बशर्ते आधिकारिक आदेश में ऐसा करार किया गया हो। अब बात करते हैं कि आप किस तरह आधिकारिक सूचना खोजें और पहचानें कि कोई खबर सच्ची है या अफवाह। सबसे भरोसेमंद स्रोत होंगे। पहला,
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट और उसके अधिसूचनों का अनुभाग। दूसरा, कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचनाएं। तीसरा, प्रेस सूचना विभाग या पीआईबी की आधिकारिक प्रेस रिलीज। और चौथा, किसी भी विवादास्पद खबर के लिए न्यायिक आदेश या सरकार के राजपत्र में प्रकाशित दस्तावेज। इन स्रोतों पर प्रकाशित सूचना की प्रमाणीकरण क्षमता सबसे ज्यादा होती है। जब भी कोई वायरल दावों वाला संदेश आपको मिले तो उसका सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि आप उस दावे की तारीख देख लें और फिर उस तारीख के बाद क्या क्या आधिकारिक रिलीज आए हैं ये चेक करें। अक्सर पुराने सुझावों या पुरानी सुनवाइयों को नया दिखाकर साझा कर दिया जाता है, इसलिए तारीखों का मिलान करना अत्यंत आवश्यक है। और अगर किसी पोस्ट में सिर्फ दावा है पर स्रोत नहीं दिया गया तो उसे बिना जांचे न फैलाए। ईपीएस ने चैनल के संदर्भ में कुछ टीकाकरण जैसा चलन भी देखा गया है, जैसे कोर्ट की किसी टिप्पणी या किसी समिति की सिफारिश को अंतिम फैसला बता दिया जाता है। यह एक सामान्य भूल है। केवल अदालत की टिप्पणी और सिफारिश तभी लागू होती है जब उसे संबंधित प्राधिकारी ने अमल में लाकर अधिसूची कर दिया हो। इसलिए अदालत की सुनवाई और सरकार के निर्णय अलग अलग चीजें हैं और दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। अब एक दो सामान्य प्रश्नों के उत्तर सरल भाषा में दे रहा हूं ताकि आप उनके आधार पर आगे सुरक्षा से निर्णय ले सकें। प्रश्न, क्या अभी ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जा चुकी है? जवाब, नहीं। अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना उपलब्ध नहीं हुई है जो न्यूनतम पेंशन को बहु हजारों रुपये तक बढ़ाने की पुष्टि करे। प्रश्न, क्या योगदान अवधि में कोई छूट दे दी गई है? जवाब, वर्तमान नियमों के अनुरूप पात्रता और अवधि से जुड़े प्रावधान वही बने हुए हैं जब तक मंत्रालय या ईपीएफओ कोई ताजा आदेश जारी नहीं करते। कृपया ध्यान दें कि ऐसे मामलों में यदि आपको कोई पेमेंट या बैंकिंग निर्देश प्राप्त होता है तो सबसे पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें और अगर पैसा प्राप्त करने का लिए किसी पैमाने पर अग्रिम शुल्क, किसी व्यक्तिगत जानकारी या किसी तरह का बैंक विवरण मांगा जा रहा है तो उस तरह के संदेशों को धोखाधड़ी मानकर रिपोर्ट करें और अपने बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि अफवाहों का लाभ उठाकर कई बार लोग धोखाधड़ी कर लेते हैं। आइए कुछ व्यवहारिक सुझाव दे दूं जिनका पालन करके आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सही जानकारी देने में मदद कर सकेंगे। पहला, सरकारी बदलावों की पुष्टि के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और पीआईबी जैसे स्रोतों पर भरोसा करें। दूसरा, सोशल मीडिया पर मिलने वाली जानकारियों के साथ तत्काल कार्रवाई न करें, पहले प्रमाणित करें। तीसरा, यदि आपको लगता है कोई खबर सच लगती है पर आप सुनिश्चित नहीं हैं तो अपने विभागीय यूनियन या पेंशन एसोसिएशन के आधिकारिक चैनलों के माध्यम से भी पुष्टि कर लें। चौथा, किसी भी तरह के वित्तीय निर्णय जैसे निवेश या आरण लेना केवल तब लें जब आधिकारिक घोषणाएं व दस्तावेज उपलब्ध हों। अब मैं आप सबसे कुछ छोटी मांग करना चाहूंगा ताकि यह चैनल और इस प्रकार की सटीक जानकारियां और लोगों तक पहुंचती रहें। इसलिए अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली आधिकारिक सूचनाओं और विश्लेषणों की अपडेट आप सबसे पहले पाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें। ये दोनों छोटे छोटे काम हैं पर इनका असर बड़ा होता है और आप इस तरह और लोगों तक सही खबरें पहुंचाकर उन्हें भी सुरक्षित रखेंगे। फिर से एक विनती, सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि हर नई सूचना सीधे आपको मिल सके और एक बार लाइक कर दें ताकि हम और बेहतर सामग्री ला सकें। एक और बार रिक्वेस्ट है, अगर आपके जानने में कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन आ भी जाए तो उसका लिंक या पीडीएफ अपने ध्यान में रखें और किसी भी वायरल पोस्ट को बिना सत्यापित करे आगे ना बढ़ाएं। और हाँ, कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे हमें सटीक जानकारी देने में मदद मिलती है और आप भी हर अपडेट समय पर पा सकेंगे। एक आखिरी बार कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। अंत में मैं संक्षेप में 2-3 बातें और जोर देकर कहना चाहूंगा। पहला, ईपीएस 1085 की वर्तमान वास्तविक स्थिति वही है जो आधिकारिक दस्तावेजों में दी गई है। अफवाहें पढ़ने के बाद तुरंत किसी वित्तीय फैसला पर कदम न उठाए। दूसरा, डीए या डीआर में हो रहे अनुमानित बढ़ोतरी के असर को समझें पर उसे आधिकारिक अधिसूचना तक अंतिम न माने। और तीसरा, अपने पेंशन और वेतन के दस्तावेज समय समय पर सुरक्षित रखें ताकि किसी भी संशोधन या सुधार के समय आप शीघ्रता से आवश्यक प्रमाण दे सकें। समापन में, आपकी समझ और सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अफवाहों में न आए, आधिकारिक स्रोतों की ही प्रतीक्षा रखें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें
ताकि सही और पुष्ट जानकारी आप तक और आपके परिवार तक पहुंचती रहे। धन्यवाद और सुरक्षित रहें।